नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हुआ आप सबके समक्ष एक नई मनोरंजक और रोचक कहानी को लेकर। तो चलिए आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है वह जब आया। रामदेव व्यापारी थे। नंदन नगर के बड़े बाजार में दुकान थी। दूर दूर से माल आता था। मंडी में उनकी अच्छी साख थी। परिवार में पत्नी रेवती और 2 बच्चे अचल और जूही थे। सर्दियों का मौसम था। रविवार का दिन रामदेव रेवती और बच्चों के साथ मकान की छत पर बैठे थे। घर के सामने एक बगीचा था। देखा वहीं बैठा एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है। रामदेव ने नौकर से कहा, बाग में जो आदमी बांसुरी बजा रहा है उसे बुला लाओ। थोड़ी देर में नौकर लौट आया। बोला, वह आने से मना कर रहा है। कहता है मैं नहीं आता, जिसे सुनना हो वह यहां आ जाए। सुनकर एक बार तो रामदेव को गुस्सा आया, पर फिर कुछ सोचकर उठे, बाग में जा पहुंचे। बांसुरी वादक के निकट जा बैठे। वह तन्मय होकर बांसुरी बजा रहा था। कुछ देर समा बंधा रहा, फिर उसने बांसुरी रख दी। रामदेव से आंखें मिली तो हंस पड़ा। रामदेव ने अपना परिचय दिया तो उसने भी अपना नाम अशोक बताया। अशोक का बांसुरी वादन मशहूर था। रामदेव उसका नाम सुन चुके थे। अशोक ने पूछा, क्या थोड़ी देर पहले आपने ही बुलाया था? रामदेव बोले, हाँ। मेरा जवाब सुनकर गुस्सा आया होगा। अगर ऐसा होता तो यहां क्यों आता? मैं समझ गया तुम्हारे मुंह से कलाकार का स्वाभिमान बोल रहा है। अगर बुरा न लगे तो अब मेरे साथ चलो। रामदेव के इतना कहते ही अशोक उठकर उनके साथ चल दिया। छत पर धूप में रामदेव के परिवार के बीच बैठकर बातें करता रहा। रेवती और बच्चों के कहने पर उसने फिर बांसुरी सुनाई। उस दिन से रामदेव और अशोक के बीच मैत्री के बीज पड़े। अशोक दूसरे शहर में रहता था, लेकिन संगीत समारोहों के लिए अक्सर इधर उधर यात्राएं करता था। जब भी नंदन नगर आता तो रामदेव से अवश्य मिलता। समय बीतता रहा। हालात एकाएक बदल गए। रामदेव का व्यापार मंदा होने लगा। किसी के साथ मिलकर नई दुकान खोली थी, उसमें गहरा धोखा हुआ। एक साथ काफी पैसा डूब गया। पुरानी दुकान पर भी इस घाटे की छाया पड़ने लगी। बाजार में रामदेव की साख पर उंगलियां उठने लगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब रामदेव का सब कुछ जाता रहा। पूंजी डूब गई। उन्होंने जेवर और संपत्ति बेचकर लेनदारों को संतुष्ट किया। आत्मसम्मान तो बच गया, पर पास में ही कुछ भी शेष न रहा। आखिर रामदेव ने नंदन नगर छोड़कर अपने गांव जाने का फैसला किया। गांव में पुरखों का मकान और थोड़ी सी जमीन थी। आज नंदन नगर में रामदेव का आखिरी दिन था। बैलगाड़ी वाले को अगली सुबह जल्दी आना था। रेवती चाहती थी कि सूरज निकलने से पहले वे लोग शहर से बाहर चले जाएं। रात हुई। पूरा परिवार एक कमरे में बैठा था। बड़ी हवेली के बाकी कमरे अंधेरे में थे। साथ में थोड़ा सामान था। रेवती की आंखों में आंसू थे। जूही और अचल भी सहमे हुए बैठे थे। रामदेव उन्हें समझा रहे थे, कह रहे थे कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन ही मन जानते थे कि अब कोई आशा नहीं है। रह रहकर मन में एक बात उभरती, बहुत दिनों से अशोक से भेंट नहीं हुई। कल जाने के बाद न जाने क्या हो, उसे भला कहाँ पता होगा कुछ। मन में हुक सी उठ रही थी। अगर अशोक आ जाता तो कुछ देर बांसुरी ही सुन लेते, लेकिन कभी कभी लगता जैसे वह भी औरों की तरह है। संकट में देखकर मुंह फेर लिया है। यह सब सोचते सोचते न जाने कब आंख लग गई। फिर हड़बड़ा कर उठे तो रात बीत गई थी। रामदेव की आंख खुली तो रेवती ने बताया, बैलगाड़ी आ गई है। रामदेव ने जल्दी से हाथ मुंह धोए और बाहर आकर चुपचाप बैलगाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद बैलगाड़ी चलर मलर करती बढ़ चली। पूरे परिवार की नजरें मकान के दरवाजे पर टिकी थी। रामदेव सोच रहे थे, यह अंतिम बार है। घर और शहर सदा को छूट गए।
दिन निकल आया था। नंदन नगर कब का पीछे छूट गया था। बैलगाड़ी संकरी सड़क पर हरे भरे खेतों के बीच चली जा रही थी। कुछ देर बाद धूप तेज हुई, गर्मी सताने लगी। गाड़ीवान ने एक घने पेड़ के नीचे गाड़ी रोक दी। पास ही कुआं था। पेड़ की छाया में चादर बिछाकर सब बैठ गए। रेवती ने खाने को कहा तो रामदेव ने मना कर दिया। चित्त स्थिर नहीं था। अपने को बहुत समझा रहे थे, पर भविष्य की चिंता पीछा नहीं छोड़ रही थी। रेवती उनके मन की पीड़ा अच्छी तरह समझती थी। बोली, अगर आप ऐसे रहेंगे तो बच्चों का मन बुझ जाएगा। एकाएक कहीं से बांसुरी का सुर उभरा और हवा में तैरने लगा। रेवती के मुंह से निकला, सुना आपने? रामदेव ने इधर उधर देखा, फिर बोले, क्या कह रही हो? लो, वह फिर सुनाई दी। ध्यान से सुनो। रेवती की आवाज में उत्साह था। रामदेव उठ खड़े हुए। उन्होंने रेवती की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बोले, हमें अब चलना चाहिए। अगर राह में इतनी देर रुकेंगे तो गांव पहुंचने में आधी रात हो जाएगी। उन्होंने गाड़ीवान को तुरंत चलने का आदेश दिया। पति की हड़बड़ी देखकर रेवती को आश्चर्य हो रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। वह बैलगाड़ी में बैठने जा रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। रेवती ने पोटली उठाई और खोल ली। बहुत सारे नोट निकलकर जमीन पर गिर पड़े। देखो तो सही, यह क्या है? रेवती ने रामदेव को पुकारा। रामदेव बैलगाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने जमीन पर बिखरे नोट देखे। बोले, होंगे किसी के। क्या तुम चाहती हो मैं इन्हें ले लूं? यह चोरी होगी। न जाने किसके हैं। अगर समय खराब है तो अच्छा भी आएगा। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठी। पति का उलाहना सुन रेवती की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैंने कब कहा कि हमें ये रुपए लेने चाहिए? मैं तो बस तुम्हें देखने को बुला रही थी। सफर फिर शुरू हुआ। दोपहरी पीछे खिसक गई। बच्चे भूख प्यास से परेशान थे। सुबह से कुछ खा नहीं सके थे। थोड़ी दूर पर एक झुरमुट में गाड़ीवान ठहर गया। बोला, बैल थक गए हैं। थोड़ी देर बाद बांसुरी का सुर सुनाई दिया। रेवती ने आशा भरी नजर से रामदेव की ओर देखा तो चौंक पड़ी। उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। चिल्लाकर बोले, अब हम गांव चलकर ही ठहरेंगे, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। कहकर गाड़ीवान को पुकारने लगे। गाड़ीवान दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने रामदेव के हाथों में कुछ थमा दिया। देखकर चौंक पड़े। गाड़ीवान ने उनके हाथ में एक टूटी हुई बांसुरी रख दी। उतावले स्वर में पूछने लगे, यह टूटी बांसुरी तुम्हें किसने दी? कहां से लाए? जी, वहां एक आदमी खड़ा है, उसी ने दी है। गाड़ीवान ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। रामदेव टूटी बांसुरी हाथ में लिए खड़े रहे, जैसे कोई गहरी बात सोच रहे हो। फिर धीरे धीरे उस पेड़ के पास जा पहुंचे जिसकी ओर गाड़ीवान ने इशारा किया था। ऊंची आवाज में बोले, आ जाओ, मैं हार मानता हूं। रामदेव के इतना कहते ही पेड़ के पीछे से निकलकर एक आदमी उनसे लिपट गया। वह अशोक था। उसने रेवती से कहा, रामदेव बहुत पत्थर दिल है, उन्हें पिघलाना आसान नहीं। रेवती बोली, मैंने एक जगह बांसुरी की आवाज सुनी थी तो लगा था शायद आप होंगे, पर इन्होंने हमें वहां ठहरने ही नहीं दिया। वहीं रुपयों की पोटली मिली थी, न जाने किसकी थी और किसकी होगी, इसी की थी। और मैं रुपए देखते ही समझ गया था। रामदेव ने हंसकर कहा, मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर अशोक हमारे साथ साथ चल रहा है। अगर आप समझ गए थे तो वहां रुके क्यों नहीं? मेरे पूछने पर भी कुछ बताया क्यों नहीं? रेवती ने कहा। अशोक बोला, यह सबसे नाराज हैं, मुझसे भी। जब मैंने देखा कि बांसुरी की टेर सुनकर नहीं रुके, रुपयों की पोटली देखकर भी नाराज हुए, तो फिर मैंने अपनी बांसुरी तोड़कर इनके पास भेज दी। तोड़कर क्यों? रेवती ने पूछा। मतलब यह था कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो अब मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। टूटी हुई बांसुरी भेजने का यही मतलब था। इसके बाद तो मुझे अपना गुस्सा छोड़ना ही पड़ा, कहकर रामदेव हंसने लगे। अशोक ने कहा, मुझे आपकी स्थिति के बारे में सब पता चल गया था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपसे कैसे बात करूं।
इसलिए छिपकर साथ साथ चल रहा था। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ चलेंगे। लेकिन कहाँ? रेवती ने पूछा। जब तक स्थिति नहीं सुधरती आप सब मेरे साथ रहेंगे। मैं गरीब बांसुरी वादक जरूर हूं, पर कहते कहते अशोक की आंखों से आंसू टपकने लगे। रामदेव उसकी पीठ थपथपाने लगे। बोले, अपनी बांसुरी तोड़ने की बात सपने में भी ना सोचना। तुम जैसा कहोगे करूंगा। कुछ देर बाद खुले आकाश के नीचे एक अनोखी संगीत सभा जुड़ी। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, पश्चिम में डूबता सूरज का लाल गोला और आंखें मूंद कर बांसुरी बजाता अशोक। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है मित्रों। अगर मेरी सुनाई गई कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। thank you